तरफ आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगी कि अनिल श्रीवास्तव जी मैनेजर हैं संगम रियल एस्टेट से, वो प्लीज मंच पर आएं। रजनीश तिवारी जी डायरेक्टर हैं एएसएम डेवलपर से, सर प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी स्टेज पर आएं। राजीव सिंह जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कॉन्टोसो नेचुरा से, सर प्लीज आप भी मंच पर आएं। फिर हम नेक्स्ट सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट सेक्टर से ये लोग जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर पर उनका फोकस ना सिर्फ शहरी इलाकों पे है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये लोग बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, भागीदारी अपनी निभा रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि मेरे सहयोगी जयप्रकाश भी स्टेज पर आए। हम नेक्स्ट सेशन शुरू करने अब जा रहे हैं। जयप्रकाश। तालियों के साथ इन सभी का स्वागत कीजिए। अनिल श्रीवास्तव जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। आप डायरेक्टर हैं एएसएम डेवलपर से। सर मैं चाहूंगी कि अभी रियल एस्टेट में जो आप स्थिति मौजूदा वक्त में देख रहे हैं, इसको किस तरीके से आप आंकते हैं और क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं? हमारे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि जैसे हम अभी लोगों को और सस्ता मुहैया करा पाएँ फ्लैट्स वगैरह, उसके लिए जैसे अभी डी कुमार ग्रुप से सर बोल रहे थे कि अधिकतर ज़मीनें नज़ूल की हैं जो कि फ्री होल्ड करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से शहर की काफ़ी ज़मीनें महंगी हैं और फ्लैट हम सस्ता नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जैसे आउटर में लोग अभी जाने से हिचक रहे हैं, प्रयागराज जो सिटी इलाहाबाद हार्ट सिटी से बाहर जाने में हिचक रहे हैं, वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है। और दूसरी ये कि जैसे अच्छे हॉस्पिटल जो नीड उनकी ज़रूरत पड़ती है कि हम बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं इलाहाबाद सिटी से बाहर, अच्छे हॉस्पिटल, स्कूल, मॉल, मार्केट, ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से ये चाहिए होगा कि इस तरह का एटमॉस्फेयर बाहर इलाहाबाद के आउटर सिटी के बाहर बनाएं, जिससे कि बाहर भी डेवलपमेंट कायदे से हो पाए और कनेक्टिविटी प्रॉपर हो पाए। क्योंकि अभी भी झूंसी में रहने वाला या नैनी में रहने वाला वो बोलता है स्पेशली कि हम इलाहाबाद जा रहे हैं, ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। लेकिन देखिए अच्छा नाम रखा है क्योंकि संगम नगरी में और संगम रियल एस्टेट आप लोगों ने नाम रखा है, लेकिन संगम वक्त पर हो पाता है आप लोगों का बायर्स के साथ? क्योंकि जी, बिल्कुल, बिल्कुल। परेशान रहते हैं ज्यादातर कि देखिए टाइम पर नहीं मिलती हैं चीजें, नहीं, ये इस तरह की दिक्कत। इलाहाबाद में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा इस तरह की नहीं, दिक्कत आती है। इलाहाबाद में हम और चाहे सारे बिल्डर्स हों, सबने प्रॉपर टाइम पे पोजीशन दिया है। ऐसा कोई मतलब यहाँ पे बायर्स परेशान नहीं है इस तरह से। जैसे राजीव सिंह जी, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कॉन्टोसो नेचुरा से। सर सोलर प्लांट्स के लिए आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो किस किस तरीके की टेक्नोलॉजीज आप लेकर आए हैं और कैसे अपने आप को मार्केट में अलग बना रहे हैं? धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ बुलाया और सोलर सेगमेंट में काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, जो हैं भी वो मोस्टली ट्रेडिंग का वर्क करते हैं। सोलर एक बार इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि देखिए सरकार भी सोलर प्लांट को बढ़ाना चाहती है और मुझे लग रहा है कि अकेले प्रयागराज में ये अकेले कंधों पे ही लेके जा रहे हैं आप सोलर प्लांट। अभी तो अकेला ही हूँ। चलिए बहुत शानदार सर। ज़्यादातर मेरी जो आपने भी सब बात पूछा, मेरा सबसे बड़ा तो इसमें सवाल ये रहता है कि जो भी कुछ हो सोलर में वो इंडिजिनस हो, भारत के लोगों के लिए बनाए, भारत के लोगों के इस्तेमाल के लिए बने। क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे नारा का भी इस्तेमाल अंतिम दौर पर किया जाता है, ब्रश में भी काम किया जाता है, यानी एंड यूज़र जो हम लोग का है वो उसका फुल यूटिलाइजेशन करे। और उसका सामाजिक हित में फ़ायदा तब हो सकता है जब समाज से वो जुड़ जाए। अब हमने आपसे कहा कि आप सोलर लगा लीजिए, आपने कहा कि साहब बहुत महंगा है, मैं नहीं लगा सकता, सरकार कितनी सब्सिडी देगी। सरकार क्यों सब्सिडी देगी? बिजली को यूज़ आपको करना है, लाइटें आपको यूज़ करनी है, आपको बच्चियों को पढ़ाना है, आपको मोबाइल चार्जिंग की सुविधा चाहिए, तो सरकार इसमें क्या करेगी? जो चीज़ आपके परचेजिंग पावर के अंदर में है वो सोलर ही है, एक ऐसी एनर्जी स्रोत जो कि आप खरीद सकते हो। हम एनटीपीसी नहीं खरीद सकते, हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते छोटे लोग, लेकिन छोटे लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने घर की निजी जरूरतों को जरूर पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि आप अब इस मार्केट में उतरे हैं तो लोगों का रुझान बढ़ा है सोलर प्लांट के लिए? नहीं, मैं अभी से नहीं हूँ, उनका देखिए मैं अभी से नहीं हूँ। हाँ। मैं पिछले 13 सालों से तब से काम कर रहा हूँ। लोगों में इसको लेकर ज्यादा नहीं है, जागरूकता नहीं है इतनी बहुत। अब लोगों की जागरूकता नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, वो अवेलेबल नहीं है, लोगों के नीड के हिसाब से यहाँ पे वो चीजें उपलब्ध नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे सोलर स्ट्रीट लाइट आप गांव-गांव लगा रहे हैं,
सरकार कहती है कि साहब त्रिस्तरीय जो है पंचायती सुविधा के तहत ब्लॉक से भी, ग्राम सभा से भी और जिला पंचायत से भी सोलर लाइटें लगेंगी। उन सोलर लाइटों का इस्तेमाल क्या है जब वो खुद सोलर लाइट अनसेफ है? अगर आप उसमें इंडिजिनस सोलर कैमरे लगवा दीजिए ये उसमें। तो सच है ना कि सोलर प्लांट अगर मैं सोचूं तो मेरे लिए भी यही होगा कि यार मैं अपने घर पे लगाऊं, महंगा है। तो आदमी के लिए तो एक सवाल आता है, तो उसके लिए कोई बीच का रास्ता बनता है? बीच का रास्ता सरकार कहती है कि हम सब्सिडी देंगे, लेकिन बीच सरकारी रास्ते जो होते हैं वो बहुत ही सरकारी के स्टाइल से चलते हैं। वो फिर आपको सब 35% सब्सिडी मिलेगी, अब इसमें ये एजेंसी डेस्कॉम इन्वॉल्व होगी, वो आपके पास घर जाएगी, तब तक तो आदमी का आधा काम हो चुका होता है। ठीक है रजनीश तिवारी जी, आपके बारे में मैं पढ़ रही थी तो आप एज अ बैंकर पहले आपने काम किया और देन उसके बाद आप डायरेक्टर की जर्नी, तो मैं चाहूंगी कि वो पूरी जर्नी आप हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने हमको इस फोरम पे लाने का काम किया और अपनी बातें रखने के लिए और मौका दिया। अब बात हो रही थी कि बैंकर से डायरेक्टर्स की, तो मैं एज अ बैंकर हुआ करता था और मैं लोन सेगमेंट देखा करता था। उस टाइम पर मेरे दिमाग में ये आया कि कैसे करके हम भी अगर इस चीज़ को छोड़ करके नई जगह पर जाएं और बेहतर करें और रियल एस्टेट के लिए लोगों के लिए बेहतर करें, उनको आवासीय सुविधाएं दे सकते। क्योंकि होता क्या था कि लोग लोन ले लेते थे शहरों में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ पे और उसका रीपेमेंट करना बहुत ही टफ था। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाइयों ने बताया था कि यहाँ इलाहाबाद अभी छोटी शहर है, यहाँ पर जो इनकम है वो लिमिटेड है लोगों की, बड़ी इनकम नहीं है, बट शहर के अंदर की प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी हैं। तो इसलिए मैंने प्लान किया और हमारे ग्रुप ने पूरा प्लान किया और फिर बैंक को छोड़ करके हम आए रियल एस्टेट में। और आपको बताऊं बड़ा इत्तेफाक रहा हमारे साथ कि हमारी फैमिली में या हमारे जानने वालों ने कहा सबसे बड़ी बात ये गई कि आप चलो बैंकर हो, आप फंड अरेंज कर लोगे, बाकी चीज़ें कर लोगे, पढ़े लिखे हो, मसल पावर को कैसे मैनेज करोगे? रियल एस्टेट को बहुत ही गंदी निगाह से देखा जाता रहा है। क्योंकि पहले अगर हम अभी कुछ सालों पहले तक की बात करें तो जिसके पास मसल पावर थी वही रियल एस्टेट में सरवाइव करता था। थैंक्स टू गवर्नमेंट चेंज हो गई, स्टार्ट किया। आपने देखे होंगे गले में सोने की चैन, हाथ में सोने की चैन, Yes, yes. ऐसी पहचान, लेकिन अब तो Yes. कोट पैंट टाई में बैठते या हैं। बिल्कुल ये है ना? बिल्कुल यही चीज़ पहले है। होता था वो रजनीगंधा तुलसी रखा रहता था, ऐसे लोग काम करते थे जिनसे बात भी नहीं कर पाता था क्लाइंट बात भी नहीं कर पाता था, उसके पैसे उनके पास चले जाते थे और डिलीवरी हुई कि नहीं हुई ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे याद है 2006-07 में SBI में एक बड़ा घोटाला हुआ था रियल एस्टेट को लेकर के इलाहाबाद शहर में। एक GR तिवारी जी हुआ करते थे, क्योंकि चूंकि मैं लोन में था इसलिए मुझको ये आइडिया है। उस टाइम पर उन्होंने क्या किया कि बैंकों से लोन कराया, लोगों को प्रॉपर्टी दी नहीं, उनसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। ये ऐसी सारी घटनाएं उन्होंने अपने बैकअप से और बाकी और पावरों से की। तो खैर थैंक्स टू गवर्नमेंट चेंज हो गई, मसल पावर को उखाड़ के बाहर फेंक दिया और अब हम जैसे लोग भी इसमें काम कर रहे हैं और आपके साथ बैठे हैं। यही हमारी जर्नी है। ये मसल्स पावर की, अब तो ज्यादातर मसल्स पावर जेल में भी है और संपत्तियां कुर्क भी हो रही हैं। एक बड़ी बात अनिल श्रीवास्तव जी, अगर हम बात करें, क्योंकि अभी आपसे पहले ही जो पैनल था रियल स्टेट से ही जुड़ा था, उन लोगों की बहुत सारे मुद्दे, स्टाम्प ड्यूटीज में छूट होनी चाहिए या खत्म कर देनी चाहिए, तो आप लोग आप और क्या चाहते हैं सरकार से? कि देखिए इन बिंदुओं पर काम होने की जरूरत है। संगम नगरी है, देखिए ये तो धार्मिक स्थल है। अब देखिए दिल्ली NCR या बब्बी, यहाँ पर इस तरह का फ्लैट सिस्टम का कल्चर अब बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आप लोग चाहते क्या है? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मतलब हम कम से कम रेट में लोगों को फ्लैट्स या अपार्टमेंट प्रोवाइड कर पाए ना, तो मेन यही है कि जैसा भी पहले सर ने बोला कि एक तो ज़मीनों का फ्री होल्ड किया जाए, है ना। दूसरा ये जो स्टैम्प ड्यूटी अभी पहले जैसे रजिस्ट्री में हुआ करता था, पहले 10,000 रुपये एक फ़ीस लगा करती थी रजिस्ट्री फीस, स्टैम्प के अलावा 20,000 रुपये हो गया, अब वो सीधे 1% हो गया। तो इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी, बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होना चाहिए। और मान लीजिए कोई जैसे जिनकी इनकम अभी चर्चा हो रही थी, मान लीजिए 1 लाख रुपए तक की इनकम है तो बड़ा लोन कहाँ से ले पाएगा, तो इनकम के हिसाब से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखा जाए, उसे भी कम किया जाए।
इस तरह की चीज़ें, तो हम थोड़ा सा सहूलियत से उनको चीज़ें प्रोवाइड करा पाएंगे। जी रजनीश जी, क्योंकि कोरोना का दौर सभी ने देखा और रियल एस्टेट पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इस सरकार में बहुत सारी चीज़ें आसान हुई हैं, कस्टमर्स को भी उनके अधिकार ज़्यादा मिल गए हैं अगर हम रेरा को देखें, और उसके अलावा बायर्स भी फ्री हैंड हैं कि अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। बिल्डर्स के साथ साथ बायर्स दोनों फ्री हैंड हैं। फिर से कोशिश करेंगे। मैंने दरअसल मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव, मैंने सोचा किसी जी, और रजनीश किसी और। रियल एस्टेट सेक्टर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि पहले जो हम देखते थे, कोरोना का दौर भी देखा, उस दौरान बड़ी तरीके की समस्याएं थी, बिल्कुल ये जो सेक्टर है ये भी डाउन चला गया था, लेकिन अब वक्त बदला तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा जागरूक हुए हैं अपने अधिकारों के प्रति, और बिल्डर्स के लिए भी अब काम करना और ज्यादा आसान हो गया है। नहीं, रेरा के समय बिल्डर्स क्या सारे सेक्टर ही एकदम डंप हो गए थे, है ना। सारे लेबर मिलना मुश्किल हो गया था, काम होना मुश्किल हो गया था, और सरकार के भी कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स थे कि हम लोग काम करा ही नहीं पा रहे थे, तो सारा बिजनेस तो एकदम ठप ही हो गया था। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें फिर से लाइन पे आ रही हैं और अब दौड़ने लगी है। तो और विश्वास की बात है तो हमारे यहाँ प्रयागराज में कोई ऐसा बड़ा फ्रॉड वगैरह नहीं हुआ कि जिससे कस्टमर्स हम पे विश्वास ना करे। सारे डेवलपर्स यहाँ पे डेवलप करते हैं, टाइम से क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, जो टाइम कमिटमेंट रहता है। कभी कभी कुछ रीजंस आ जाते हैं जिसकी वजह से साल 6 महीने, लेकिन उसमें कोई बिल्डर्स का इंटेंशन नहीं होता है, वो एटमॉस्फेयर ही कुछ ऐसा हुआ होगा कि मतलब वो डिले हो गया, लेकिन सारे लोग कायदे से टाइमिंग से सबको पोजीशन देते हैं। कोई इस तरह का माहौल यहाँ पे इलाहाबाद में खासतौर पे नहीं है। अनिल जी, आप मानते हैं कि यहाँ पर जो मतलब एनवायरनमेंट है वो थोड़ा अलग टाइप का एनवायरनमेंट है? यहाँ लोगों के जो घर खरीदने का स्टाइल है वो भी अलग है। लोग दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो वहाँ फ्लैट्स में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, जैसे कि जेपी भी कह रहे थे, और यहाँ पर लोग चाहते हैं कि खुद की जमीन हो और उनको जमीन से ही घर मिले। हाँ, ऐसा था, पहले था कि ऐसा मतलब अभी भी कुछ लोगों का है कि पहले वो ज़मीन ढूंढते हैं, लेकिन बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हैं कि जैसे उनके पास टाइम नहीं है बनवाने का, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब हम कहीं छोड़ के चले जा रहे हैं मकान को, इंडिविजुअली छोड़ के जाने में थोड़ा सा हिचक होती है। तो अब धीरे धीरे क्या काफ़ी लोग अब वो उस कॉन्सेप्ट से हट चुके हैं, अब फ्लैट और अपार्टमेंट ही ढूंढते हैं। ठीक है सिख साहब, जिस तरह आपने कहा कि 13 साल से आप लंबे वक्त से इस सोलर प्लांट के काम में जुटे हुए हैं, तो अब आपका तजुर्बा क्या कहता है कि सरकार को क्या करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हैं? अगर हम मैदानी क्षेत्रों में देखते हैं, अमूमन सोलर प्लांट को लेकर होटल्स में आपको नजर आ जाएंगे, या कुछ बहुत चीज़ें आप ज़्यादा मॉल्स में इस्तेमाल हो रहा है, घरों पर इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन पहाड़ों में सोलर प्लांट बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये जागरूकता कैसे फैले? आपका सरकार को क्या सुझाव होगा? देखिए, सरकार ही इसका माध्यम है, और सरकार का माध्यम है सहकारिता, कोऑपरेटिव। अभी आपने देखा पीछे लिखा हुआ इफको, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव। तो जब तक समाज का सहयोग या समाज का जुड़ाव किसी भी परियोजना में सरकार के साथ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि उस परियोजना का विकास हो सकता है। जैसे बीच में सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सारे डेवलप किए गए आर्थिक उत्थान के लिए, तो मेरा सीधा सा मानना है कि अगर सहकारिता का इस्तेमाल हो सौर ऊर्जा के विकास के लिए, सहकारी बहुत सी संस्थाएं हैं जो कि सौर ऊर्जा के विकास में कार्य करना चाहती हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, उनकी ऊर्जा संबंधित समस्याओं को समझती हैं। तो मूलतः मेरा जो विश्वास है कि जब तक सहकारिता का इस्तेमाल सरकार नहीं करेगी, सोलर का विकास बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक ही एजेंसी है, नेडा, वो इम्पैनल एजेंसी भी है, वो डिसाइड भी करती है। अब वो जो डिसाइड कर दे वही सही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो सहकारिता के सहयोग से ही किसी तरीके से सोलर का विकास हो सकता है। इसके अलावा जो चल रहा है वो तो आपके सामने है। रजीत जी, अगर हम बात करें, क्योंकि अभी इन्वेस्टर समिट हुआ, अभी प्रयागराज में हुआ, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी करा रहे हैं, और सरकार की कोशिश ये है कि हर सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स आए और उससे वो सेक्टर्स बूम करेगा। आपको लग रहा है कि सरकार तो कह रही है कि रियल एस्टेट में भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे, तो आपको लग रहा है कि रियल एस्टेट पर असर पड़ेगा जो अब समिट होने जा रहा है फरवरी के अंदर? हाँ, बिल्कुल असर पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स साथ आ जाएंगे और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली बात है कि चीज़ें अच्छे से होंगी और डिलीवरी अच्छी होगी, तो इसका फर्क तो 100% पड़ना ही चाहिए। अभी बहुत सारी दिक्कतें थी, जो पहले पैनल के लोग थे, अभी सिंगल विंडो सिस्टम की भी जरूरत है, आपको लगता है? यस, डेफिनेटली। मैं ये आपके फोरम से एक बात कहना चाहूँगा,
बड़ा फोरम है, बड़ा मंच है। मैं बड़ी बात चाहूँगा, अगर हम आप गौर करें देखें तो इंसान की बेसिक 3 जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान यानी कि रियल इस्टेट। लेकिन ये इसको आज तक इतनी बड़ी चीज होने के बाद भी आज तक उद्योग का दर्जा नहीं मिला, जबकि हर इससे जुड़े हुए बाकी और चीजें जो हैं, जैसे सपोज दैट हम कुछ कंस्ट्रक्शन कराने जाते हैं तो ईंट है, सीमेंट है, सरिया है, वाल, उस सबको उद्योग का दर्जा मिला हुआ है, बट रियल इस्टेट को नहीं मिला हुआ है। हम मेरी गवर्नमेंट से और सबसे ये एक्सपेक्टेशन है, आपके फोरम से मैं कहना चाहूँगा कि रियल इस्टेट को भी उद्योग का दर्जा दिया जाए और संरक्षण और सब्सिडी मुहैया कराई जाए, जिससे कि रियल इस्टेट में नए प्लेयर्स भी आए और अच्छे लोग आकर के और अच्छा काम कर सकें। नहीं, सिंगल विंडो की जो वकालत आप लोग कर रहे हैं, अभी आपको लगता है कि अभी वो सुधार नहीं हो रहा है प्रशासन के स्तर पर? अभी बाबुओं के अंदर ही फाइलें फंसी रहती हैं और बिल्डर्स को चक्कर लगाना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी सिंगल विंडो चाहिए ही, क्योंकि है क्या कि जैसे लैंड कन्वर्जन है, फिर रजिस्ट्रेशन का है, फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चक्कर लगाने हैं। अभी रूरल की हम बात करें तो रूरल में कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, सिर्फ शहर के अंदर है, बाहर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। हम एज अ बिल्डर क्लाइंट भी देखें, फंड भी देखें, लैंड भी देखें, और उसके बाद जगह जगह चक्कर भी लगाएं, तो हमारे काम पे हैम्पर करेगा। अगर वो चीज़ सिंगल विंडो पे आ गई तो 100% जो रियल इस्टेट है ये इसमें एटलीस्ट ना सही तो 200-300 टाइम्स की ग्रोथ आनी ही आनी है। चलिए सर, मैं आखिरी पड़ाव पर हूँ अब आप लोगों से, खासकर रियल एस्टेट से। आपने, ठीक है, आपके बहुत सारे मुद्दे हैं, उससे पहले जो हमारे पैनल के लोग थे, हमने कोशिश की कि मंच पर आपकी मुद्दे आए, लेकिन बिल्डर्स और बायर्स, जो अगर मैं बात करूं, जो आदमी मेहनत अपने जीवन भर की पूंजी लगा देता है, लेकिन बिल्डर्स भरोसा नहीं जीत पाए। आप देखिए बड़े बड़े बिल्डर्स डूब गए, सुपरटेक जैसे तमाम एसआरएस ग्रुप, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स डूब गए। तो आपको नहीं लगता कि उन लोगों ने पहले बिल्डर्स का जो विश्वास होता था वो कहीं ना कहीं विश्वास खत्म हुआ है, इसलिए बायर्स कतराता है, इसलिए बिल्डर्स की तरफ सोच समझकर कदम उठाता है? ये एक बड़ा डेंट मार रहा है आपकी इंडस्ट्री को। हाँ बिल्कुल डेंट मार रहा है, लेकिन मैं मतलब कह सकता हूँ कि भरोसा बिल्कुल है। लेकिन अभी आप देखेंगे विगत कुछ वर्षों में धीरे धीरे चीजें चेंज हुई हैं, जैसे रेरा आ गया, डेवलपमेंट अथॉरिटी के नॉर्म्स भी प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं। और इसी में लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इसको उद्योग का दर्जा पा जाते हैं तो हमारे ऊपर एक गवर्नेंस बॉडी आ जाएगी। गवर्नेंस बॉडी आ जाएगी तो हमको उसी नॉर्म्स के तहत काम करना पड़ेगा। जब हम गवर्नमेंट के नॉर्म्स के तहत प्रॉपर रूप में काम करने लगेंगे तो 100% क्लाइंट्स को डिलीवरी प्रॉपर टाइम पर और जो कमिटमेंट होंगे उसके साथ होगी। अगर ऐसा होता है तो क्लाइंट्स का जो भरोसा थोड़ा बहुत कम है वो भी और बढ़ जाएगा। मैं उसी भरोसे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रियल स्टेट में बहुत कम होता है कि जो उपभोक्ता है, जो घर खरीदना चाहता है, वो बिल्डर्स पर भरोसा बहुत कम, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, पहले बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं, हम ये सुविधा दे देंगे, लेकिन वो नतीजा ढक के 3 पात निकलता है, फिर बाद में वो बेचारा चक्कर लगाता रहता है। तो एक विश्वास की जो डोर है वो टूटी है और इसलिए इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। सर देखिए, भरोसा जो है एक दिन में नहीं आता है ना, भरोसा भी एक लंबी जर्नी है कि हम धीरे धीरे काम करते चलते जाते हैं और कस्टमर का उस ब्रांड पे धीरे धीरे भरोसा होता जाता है। तो कस्टमर को भी अवेयर होना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और किससे क्या लेने जा रहे हैं। कहीं भी जाकर कुछ ना ले लें, जाके अथॉरिटीज़ बनी है जहाँ पे सारी चीज़ें हैं, हमारे पेपर्स जमा होते हैं, सारे कुछ होते हैं, उस अथॉरिटी से संपर्क करें कि हम यहाँ लेने जा रहे हैं सही। हाँ, वो अथॉरिटियाँ भी कस्टमर के लिए कुछ ऐसा रूम बना दे कि कस्टमर आके उनसे संपर्क करें कि हम यहाँ चीज़ें लेने जा रहे हैं, ये सही है कि नहीं है, इनका पिछली हिस्ट्री क्या है, वो वहाँ से वो पता कर सकें, तो उनका और भरोसा हम पर जागेगा। आगे फिर हमसे चीज़ें मतलब उस भरोसेमंद ब्रांड पे ही जाएं और लें चीज़ें। सर, संगम ग्रुप का कोई सुझाव सरकार के लिए? संगम ग्रुप को सुझाव सर यही है कि जैसा अभी सर कह रहे थे कि एक सिंगल विंडो की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बहुत जगहों से एनओसीज लेनी पड़ती है, मैप के लिए अथॉरिटीज़ है, रेरा है ना। तो एक सिंगल विंडोज़ हो जहाँ पे हम अपना पेपर पूरा जाके सबमिट कर दें, हम अपना काम करें डेवलपमेंट का और गवर्नमेंट हमारे पेपर की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो करवाए, मतलब हम अलग अलग डिपार्टमेंट में ना जाएं। तो वो सिंगल विंडोज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक राजीव सिंह साहब, आप भी बताइए, आप क्या चाहते हैं सरकार से? सोलर सिस्टम, सोलर प्लांट कैसे बढ़े? क्योंकि बिजली की, देखिए आप, बिजली की कई बार तो क्राइसिस आ जाती है, कभी कोयले की दिक्कत आ गई तो बहुत सारी दिक्कत आती है, बिजली महंगी हो रही है, उसका एक विकल्प क्या आम लोगों को आप ये मैसेज देंगे कि आप देखिए सोलर प्लांट लगाइए तो वो जो आप बिजली पे कर रहे हैं, जो बिल आप पे कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको बचत का फायदा सोलर प्लांट?
देखिए, सोलर प्लांट से ऑलरेडी लोग अवेयर हैं और जितने भी मुझे लगता है 70% से ज़्यादा जनता सोलर के उपयोग को भी जानती है। वो दौर नहीं रहा 2011-12 वाला, जब सोलर के लालटेन को 4-4, 5-5 हज़ार में बेचा जाता था। दूसरी चीज़ कि इसमें जब तक सहकारिता की सहभागिता नहीं होगी, ग्रामीण क्षेत्र का जुड़ाव नहीं होगा, और जिस तरह से डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र सरकार करती है किसान के लिए 2000 रुपया, इस तरह से अगर कोई किसान या कोई व्यक्ति सरकार को प्रस्ताव देता है कि साहब मुझे 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाना है, डायरेक्ट मुझे परचेज करना है सरकार से, वो इस तरह की सुविधाएं सरकार देने लगे तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के किसी तरह के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ेगी। अपने आप बहुत ज़्यादा, मतलब ग्रामीण क्षेत्र तो अपने आप रोशन हो जाएगा। संगम नगरी में आप स्कोप देखते हैं? मैं संगम नगरी का ही हूँ। हाँ, नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप देख रहे हैं आप? स्कोप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सरकारी अड़चने बहुत ज़्यादा है। सोलर के काम, विशेषकर सोलर के काम करने में अड़चने बहुत ज़्यादा है, और उस अड़चन को दूर करने के लिए सरकार ही दूर कर सकती है, हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। चले सर, आखिरी सवाल आपका सर, कोई सुझाव रियल एस्टेट को लेकर? रियल एस्टेट को लेकर के जैसे अभी हमने कहा, एक चीज़ मैं गवर्नमेंट के साथ साथ अपने लोगों को भी कहूँगा, जो हमारे सेक्टर के लोग हैं, जो हमारे यहाँ के बड़े प्लेयर्स हैं, वो रूरल्स की ओर नहीं ध्यान दे रहे हैं। गवर्नमेंट अल्प आय वर्ग को ध्यान दे रही है, बिल्डर्स हायर क्लास को ध्यान दे रहा है, बट मध्यम वर्गीय की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि हम लोग अपना काम करते हैं, हमारा ज़्यादातर फोकस रूरल्स में होता है, क्योंकि हमने मध्यम आय वर्ग को, क्योंकि उसको ना गवर्नमेंट दे पा रही है और ना बड़े बिल्डर्स दे पा रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अब दूरियां बहुत मायने नहीं रह गई। रोड इंफ्रा पे बहुत अच्छा काम हुआ है। 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी शहर के लिए कोई मायने नहीं है। लोग वहाँ रहेंगे और अच्छी सुविधाओं के साथ जाएं तो पात करके रह करके वापस शहर आकर के अपना काम करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे सीनियर्स हैं, जो इस सेक्टर में बड़े प्लेयर्स हैं, वो भी रूरल्स की ओर भी ध्यान दें, और गवर्नमेंट भी रूरल डेवलपमेंट पे थोड़ा सा और फोकस कर ले जाए, तो हमारे काम को, जो शहर की भीड़ है, शहर में जो मारा मारी चल रही है कि मुझको रहना है तो सिविल लाइन्स ही रहना है, वो इसीलिए रहना है क्योंकि यहाँ पर तो सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं साहब, लेकिन नैनी में नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही। तो अगर हम ऐसी फैसिलिटीज को शहर के बाहर लेकर के चले गए, इस इंडस्ट्री को आप चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ लेके जाए? यस, और पलायन भी रुक सकता है। पलायन भी रुक सकता है। अच्छा सुझाव कि जो ग्रामीण आदमी है वो शहरों की तरफ नहीं भागेगा, ये बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए, और अपने अपने मुद्दे आपने रखे, अपनी अपनी समस्या रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और अब जी नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हुए, उससे पहले मैं चाहूंगी कि राम जी अग्रहरी जी स्टेज पर आए। चेयरमैन हैं रामा कॉन्टिनेंटल के। सर प्लीज आप स्टेज पर आएं, और हमारे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आएं और राम जी अग्रहरी जी का सम्मान करें बुके भेंट करके। प्लीज बुके मंच पर लाइएगा। तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए राम जी अग्रहरी जी का। होटल इंडस्ट्री को बनाए रखना इतना आसान नहीं होता है, इसमें भी कई तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। खासतौर पर कोरोना के दौर में भी देखा कि किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन